हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 31 जुलाई और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 31 जुलाई 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। शुरुआत करेंगे अपने वही पुराने सेगमेंट रिवीजन से। तो कल का 1 मिनट में रिवीजन करेंगे, फिर आज की तरफ बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया। तो दोस्तों 29 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में बाघों की संख्या 3682 के आसपास है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 10 राज्यों के भी राज्यपाल नए नियुक्त किए हैं। इनकी लिस्ट मैंने आपको व्हाट्सएप चैनल पर भी भेज दिया है और कल की वीडियो में तो हम लोगों ने डिटेल में इस पर बात की ही थी। महिला एशिया कप 2024 का खिताब श्रीलंका ने जीत लिया है। पहली बार श्रीलंका विजेता बना है। श्रीलंका की महिला टीम ने जीता है ये भारत को हराकर। नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक नई दिल्ली में हुई। विकसित भारत एट 2047 इसकी थीम थी। और भारत का पहला अंडरग्राउंड म्यूजियम ये हुमायूं के मकबरे में स्थापित किया गया है दिल्ली में। गगनयान अंतरिक्ष यात्री, एक गगनयान अंतरिक्ष यात्री नासा के साथ संयुक्त मिशन में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाएगा। भारत सरकार ने विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचों के साथ 7 पीएम मित्र पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। 4,445 करोड़ रुपए की लागत आएगी। और गुजरात राज्य सरकार ने नीति आयोग मॉडल के आधार पर ग्रीत की स्थापना करने की घोषणा की है। जैसे नीति आयोग देश में है, वैसे गुजरात में ग्रीत आयोग होगा। IFFI महोत्सव का निदेशक बनाया गया शेखर कपूर को। और भारत ने अमेरिका के साथ भारतीय पुरावशेष के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए समझौता किया है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के वन लाइनर्स थे जो आपने कल की वीडियो से लिए पढ़े, रिवीजन किया आपने। कल इस पर हम लोगों ने डिटेल में चर्चा की थी। आज के दिन के 10 के क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, फिर कल इसका रिवीजन करेंगे। रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है और आपका रिवीजन बेहतरीन तरीके से हो जाए इसके लिए PDF और क्विज भी आपको दी जाती है MJT ऐप पर बिल्कुल फ्री में। ये सब चीज़ें आप MJT ऐप पर प्राप्त कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस कब मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट डे है, इसको याद रखना, वर्ल्ड एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग डे। दोस्तों ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए ये दिवस मनाया जाता है और ये प्रत्येक वर्ष 30 जुलाई को मनाया जाता है। तो मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को प्रोहिबिट करने के लिए यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली ने इसको घोषित किया था। यानी ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे विश्व में मनाया जाता है। तो 30 जुलाई को वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्संस, ठीक है, मानव का तस्करी निरोधक दिवस 2013 से मनाया जा रहा है और इसके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जा रहा है। एक और बात याद रखना, 30 जुलाई को एक और दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस, इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे। ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए वन लाइनर के रूप में इसी में ऐड कर दिया गया है, ठीक है ना। बाकी जुलाई महीने के अभी तक आए सभी महत्वपूर्ण दिवस आपके सामने हैं। अगला, जुलाई 2024 में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया। तो दोस्तों सिडबी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हुए हैं। कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं मनोज मित्तल। मनोज मित्तल जी अभी तक सिडबी के उप प्रमुख पद पर थे, उप प्रमुख थे, और अब इनको प्रमुख नियुक्त कर दिया गया है। किसकी जगह पर आए हैं? एस रमन की जगह पर आए हैं। आपको अगर याद हो, एस रमन काफी लंबे समय से सिडबी के अध्यक्ष थे। सिडबी की अगर बात करें तो सिडबी का मतलब होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। याद रखना, इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है और इसका हेडक्वार्टर बड़ा पूछा जाता है, क्योंकि अक्सर जब भी हेडक्वार्टर की बात आती है तो लोग आंखें बंद करके नई दिल्ली लगाते हैं। कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें नई दिल्ली हेडक्वार्टर नहीं रहता है, इसीलिए वो क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। तो याद रखना, 1990 में 2 अप्रैल को स्थापित हुआ था, लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है। ओके, तो अब होंगे मनोज मित्तल इसके अध्यक्ष। अगला, यहाँ पर कुछ और नियुक्तियां हैं, उनका रिवीजन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। केवी सुब्रमण्यम को अभी फेडरल बैंक का MD और CEO बनाया गया था। अरुण कुमार बंसल पेटीएम पेमेंट बैंक के MD CEO बने। रजत शर्मा NBDA के अध्यक्ष बने। धीरेन्द्र ओझा PIB के महानिदेशक बने। रवि अग्रवाल CBDT के अध्यक्ष बने हैं और विक्रम मिश्री को नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। इसके अलावा मार्क रूटे नाटो के नए महासचिव होंगे। एक और जरूरी बात देखिए, RRB NTPC की वैकेंसी आ गई है और इसके अलावा और भी वैकेंसी शो हो गई हैं, JEE की भी वैकेंसी आ गई है। तो ऐसे में टेक्स्ट बुक का सिलेक्शन मेरा हक नाम से एक ऑफर चल रहा है और आज उसका आखिरी दिन है, जिसके तहत आप MJT कूपन कोड यूज करके हाईएस्ट डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हो। मात्र 395 रुपए में टेक्स्ट बुक पास प्रो का आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन प्राप्त कर पाओगे, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस
सीबीटी के मॉक टेस्ट, इसके अलावा 1000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट और भी अवेलेबल हैं। तो याद रखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रोल निभाते हैं आपके एग्जाम्स में, क्योंकि आपको एक लेवल पता चलता है कि कैसे क्वेश्चन पिछले साल आए थे। तो प्रीवियस ईयर भी सॉल्व कीजिए और इस साल के भी मॉक टेस्ट लगाइए। लाइव मॉक टेस्ट भी चला करते हैं समय समय पर, जिसमें आपको ऑल इंडिया रैंक अपनी पता चलती है। तो आप टेक्स्ट बुक का ये ऑल इंडिया लाइव टेस्ट भी दीजिए, हालांकि लाइव टेस्ट फ्री भी है, आप जाकर उसको भी दे सकते हो। जब भी कूपन कोड यूज करना हो एमजेटी यूज कीजिए, जिससे आपको हाईएस्ट डिस्काउंट मिल सके। चलिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर के इसको चेक कीजिएगा, आज लास्ट दिन है। अगला देखते हैं, टाइम मैगजीन की 2024 के विश्व के सबसे महान स्थानों में कितने भारतीय स्थलों को शामिल किया गया। तो अभी टाइम मैगजीन ने 2024 के विश्व के सबसे महान स्थानों की लिस्ट जारी की है अपनी, हर साल ये जारी करते हैं। तो इस बार जो लिस्ट जारी किए हैं उसमें 3 भारतीय स्थानों को ये जगह दिए हैं। तो ये 3 भारतीय स्थान कौन कौन से हैं, तो आप देखिएगा, म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशंस मुंबई, मनम चॉकलेट फैक्ट्री हैदराबाद और नार रेस्टोरेंट हिमाचल प्रदेश। ये 3 जो हैं, ये 3 स्थान विश्व के सबसे महान स्थानों की सूची में हैं टाइम मैगजीन की। ठीक है, तो मुंबई में जो ये म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशंस है, ये बच्चों के लिए एक म्यूजियम का काम करता है, और यहाँ पर प्रदर्शनी, इमर्सिव लर्निंग, ये सभी प्रोवाइड की जाती है, बच्चों के लिए स्पेशलाइज्ड है। मनम चॉकलेट जो है, ये चॉकलेट की फैक्ट्री है, हैदराबाद में स्थित है, और नए नए तरीके की चॉकलेट बनाने के लिए प्रसिद्ध है। अभी हाल फिलहाल में इसको बहुत सारे इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिले हैं। और वहीं हिमाचल प्रदेश में एक नार नाम का एक रेस्टोरेंट है बुटीक होटल में। तो नार जो रेस्टोरेंट है ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, ये वहाँ के हिमाचल प्रदेश के रीजनल फूड्स वगैरह बना करके सर्व करता है। तो इसको प्रसिद्ध शेफ प्रतीक साधु चलाते हैं, और ये भी इस लिस्ट में शामिल हुआ है टाइम मैगजीन की। ठीक है, अगला, वर्ष 2025 में कौन सा देश 34 साल बाद एशिया कप की मेजबानी करेगा। तो दोस्तों 2025 में भारत करने जा रहा है एशिया कप की मेजबानी, और एशिया कप की मेजबानी भारत 34 वर्षों के बाद करने जा रहा है। बताइए, एशिया कप है, वो भी क्रिकेट का, और एशिया में भारत मेजबानी नहीं कर रहा था अभी तक, 34 सालों के बाद यहाँ पर भारत मेजबानी करेगा। ठीक है ना, तो 2025 में होगा ये एशिया कप, T20 फॉर्मेट में होगा। क्यों T20 फॉर्मेट में? देखिए, एशिया कप का क्या है ना, कि जब भी वर्ल्ड कप आना होता है तो उसी के अनुरूप हम लोग एशिया की टीम को मजबूत करने के लिए एशिया कप कराते हैं। तो जब भी वर्ल्ड कप आना होता है उसको देख करके करते हैं। जैसे मान लो अगर T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, तब एशिया कप T20 फॉर्मेट में करा लेंगे। जब मान लो वनडे वर्ल्ड कप आ रहा है, क्योंकि आप जानते हो 4 साल में एक बार वनडे वर्ल्ड कप आता है, तो अगर जब वनडे वर्ल्ड कप आ रहा होता है तो उस साल वनडे फॉर्मेट में, यानी कि 50-50 ओवर वाला करा लेंगे। तो यहाँ पर 2025 में T20 फॉर्मेट में होगा। ठीक है, क्योंकि 2026 में T20 वर्ल्ड कप होना है। अब 2026 में जो T20 वर्ल्ड कप होगा ये भी भारत में ही होगा, भारत ही मेजबानी करेगा T20 वर्ल्ड कप की। आपको बता दें 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप जो था, ओडीआई वर्ल्ड कप था, इसकी मेजबानी भी भारत ने की थी, ऑस्ट्रेलिया ने जीता था इसको, है ना। T20 वर्ल्ड कप जो है अभी हाल फिलहाल में इसको जीता भारत ने। ठीक है, ये T20 वर्ल्ड कप अमेरिका और वेस्ट इंडीज में आयोजित किया गया था। यहाँ पर भारत अब 2025 में T20 एशिया कप की मेजबानी करेगा और 2026 में T20 वर्ल्ड कप की। चलिए अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं, 2027 में आते हैं। तो 2027 में जब एशिया कप होगा तो वो ओडीआई फॉर्मेट में होगा। क्यों? क्योंकि 2027 में ही साउथ अफ्रीका में वनडे वर्ल्ड कप खेला जाना है, 4 साल के अंतराल पर होता है। तो 2023 में भारत में हुआ था, अब 2027 में होगा साउथ अफ्रीका में। तो ये क्वेश्चन याद रखना, क्योंकि इस क्वेश्चन से 4 से 5 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 5 इवेंट आपको एक साथ मिल रहे हैं, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। वैसे एशिया कप 2023 की मेजबानी पाकिस्तान ने की थी। पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पर ही करता है, क्योंकि भारतीय टीम पाकिस्तान तो जाती नहीं है, तो भारत वाले मैच किसी और देश में कराने पड़ते हैं। विजेता हालांकि भारत ही रहा था, भारत 8वीं बार जीता था, 8 बार भारत जीत चुका है एशिया कप, सबसे ज्यादा। और पुरुषों में ही नहीं, महिलाओं में भी सबसे ज्यादा विजेता भारत ही है। भारत 7 बार महिला एशिया कप भी जीता है। अभी रिसेंटली ही मैंने आपको कल की ही वीडियो में बताया था कि श्रीलंका ने एशिया कप जीता है इस बार का, लेकिन भारत जो है 7 बार ऑलरेडी जीत चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो केंद्रीय मंत्री दोस्तों डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनको
डायबिटीज को लेकर के, डायबिटीज पर रिसर्च को लेकर के, डायबिटीज से रिलेटेड इनके योगदान को लेकर के ये अवार्ड दिया गया है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी अभी पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं, पृथ्वी मंत्रालय देखते हैं, और ये लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जगह पाए हैं और केंद्रीय मंत्री हैं। जम्मू कश्मीर के ऐसे पहले व्यक्ति बन गए हैं जो लगातार 3 बार केंद्रीय मंत्रिपरिषद में इनको जगह मिली हो तीसरे कार्यकाल के लिए। तो मधुमेह के विभिन्न पहलुओं पर ये 8 बुक्स भी लिख चुके हैं, 3 मोनोग्राम लिख चुके हैं। इनको ओरेशन के लिए गोल्ड मेडल और पत्रकारिता के लिए जमुना देवी ज्ञान देवी पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, तो ये 2 अवार्ड भी याद रखना, और अभी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है, किस देश में पहली बार 15 से 21 सितंबर 2024 तक वैश्विक ओपेरा प्रतियोगिता ओपेरा लिया का आयोजन किया जाएगा? तो ये आयोजन किया जाएगा दोस्तों भारत में। 15 से 21 सितंबर तक आयोजन होगा ओपेरा लिया का। ओपेरा लिया एक प्रकार का ऐसा कंसर्ट होता है, मतलब एक इवेंट होता है, म्यूजिकल इवेंट होता है। तो ये ग्लोबल ओपेरा कंपटीशन होगा और ये इंडिया में इस बार पहली बार आयोजित होने जा रहा है, मुंबई में ये होगा। दोस्तों इसकी शुरुआत 1993 में टेनर प्लासिडो डोमिंगो ने की थी और तब से ये कंपटीशन चलता है, आयोजित होता है। तो ऑस्ट्रेलियाई उस्ताद हैं जोहान स्ट्रास द्वितीय, तो इनका डाई फ्लेडर माउस है, और हंगेरियन संगीतकार हैं एक फेरेंस एर्केल, इनका द वाइसरॉयज बैंक है। इन दोनों की मेजबानी की जाएगी यहाँ पर। ये इवेंट्स हैं, मतलब नाम है इसके शो के। ठीक है, चलिए, तो ओपेरा लिया होगा 15 से 20 सितंबर तक। अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल को अकेले सफलतापूर्वक सबसे तेज पार करने वाली और दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला कौन बन गई हैं? तो दोस्तों इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली सबसे कम उम्र की और सबसे तेज पार करने वाली महिला बन गई हैं, लेडी बन गई हैं जिया रॉय। जिया रॉय आपको यहाँ पर दिख रही हैं। ये 16 साल की उम्र की हैं और ये बन गई हैं वर्ल्ड यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट पैरा स्विमर टू क्रॉस इंग्लिश चैनल। ये इंग्लैंड के एबाटस क्लिप से फ्रांस के पॉइंट डे ला ड्यून तक ये यात्रा की है, मतलब कि ये तैर करके स्विमिंग की हुई है, पार की हुई है। 17 घंटे 25 मिनट लगे हैं टोटल 34 किलोमीटर की दूरी तय करने में। अब ये इंग्लिश चैनल है कहाँ पर, पहले आपको इसको वर्ल्ड मैप में दिखा देता हूँ, तब आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। तो वर्ल्ड मैप में आप देखेंगे तो ये रहा सबसे पहले अपना प्यारा भारत। यहाँ से आपको आना है यूरोप में। यूरोप में अगर आप आओगे तो यहाँ पर आपको यूनाइटेड किंगडम दिख जाएगा। यूनाइटेड किंगडम तो आप पहचानते ही हो अच्छे से। और यहाँ पर आपको फ्रांस दिख जाएगा। ठीक है, तो फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के बीच में आप देखोगे यहाँ पर एक समुद्र का कुछ हिस्सा पड़ता है। ये जो हिस्सा है यही का नाम है इंग्लिश चैनल। ठीक है ना, ये जो है इसी को कहते हैं इंग्लिश चैनल। तो ये जो इंग्लिश चैनल है इसी को तैर करके ये पार की हुई। ठीक है ना, मतलब यहाँ पर स्विमिंग करके पार की हुई है, और ये दूरी जो है ना ये 34 किलोमीटर की है। तो ये 34 किलोमीटर की दूरी एक जगह से इंग्लैंड के यहाँ से ये तैर करके यहाँ पर पहुंची हुई है। ठीक है, अब देखो एक चीज और बात, यहाँ पर पेरिस जो है, फ्रांस जो है, ये सीन नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। बहुत ही खूबसूरत है। पेरिस में अभी ओलंपिक चल रहे हैं, तो सीन नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। आपको मैं जूम करके दिखाऊं तो ये जो नदी बह रही है ना, ये नदी का नाम है सीन नदी। ठीक है, इसका नाम कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, चलिए इसका नाम ये बहुत छोटा सा लिखा हुआ है, देखिए ये सीन नदी है ना। तो सीन नदी के किनारे बसा हुआ शहर कौन सा है, पेरिस। और सीन नदी कहाँ जाकर के गिरती है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप बताइएगा, सीन नदी यही वाली जा करके यहाँ से पेरिस से होते हुए जा करके यही इंग्लिश चैनल में गिरती है। ठीक है, ये जा करके यहाँ गिर रही है इंग्लिश चैनल में। तो ऐसे क्वेश्चंस भी बने हुए एग्जाम में आपके बन सकते हैं आगे भी। तो करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो लेकिन साथ साथ में आप स्टैटिक भी ध्यान में रखते चलो। एक तो पेरिस सीन नदी के किनारे बसा, दूसरा जाकर गिरती कहाँ, इंग्लिश चैनल में। आप कमेंट करके मुझे बताओ लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निकोलस मादुरो को वेनेजुएला के राष्ट्रपति चुनाव का विजेता घोषित किया गया, ये उनका कौन सा कार्यकाल होगा? तो दोस्तों निकोलस मादुरो ये एक बार फिर से वेनेजुएला के राष्ट्रपति बन गए हैं और इनका ये तीसरा कार्यकाल होने जा रहा है, क्योंकि ये तीसरी बार प्रेसिडेंट बन गए हैं। हालांकि वेनेजुएला में अब इलेक्शन को लेकर के बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं इनकी इलेक्शन की दावेदारी को लेकर के, लेकिन फिलहाल अगर वोट की बात की जाए तो 80% मत पड़े थे, वोट पड़े थे, उसमें 51% वोट जो है इनको मिले थे। विपक्षी उम्मीदवार को 44% उसका मिला था। तो तीसरी बार ये प्रेसिडेंट बन गए हैं।
वेनेजुएला कहाँ पर स्थित है? दक्षिण अमेरिका के उत्तरी तट पर स्थित है। चलिए मैं दिखाता हूँ वर्ल्ड मैप में कहाँ पर है वेनेजुएला। तो वर्ल्ड मैप में आप देखोगे ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आपको आना है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। तो अफ्रीका पार करो, ऊपर ये अमेरिका कॉन्टिनेंट, नीचे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ही यहाँ पर वेनेजुएला आपको दिख जाएगा। देखिए जब मैं भारत के प्रोस्पेक्टिव में आपको दिखाता हूँ तो थोड़ा सा कंपेरेटिवली मैप को पढ़ना और समझना आसान हो जाता है कि कहाँ पर लोकेशन है, ठीक है ना। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी आप मैप पढ़िए वर्ल्ड मैप तो भारत के रिस्पेक्ट में पढ़िए कि किस तरफ से आना है, किस जगह पर लोकेशन है, ठीक है। चलिए वेनेजुएला की कैपिटल होती है कराकस, ये भी ध्यान रखिएगा, कराकस की राजधानी होती है और यहाँ की जो करेंसी होती है, मुद्रा होती है, वो होती है वेनेजुएला बोलीवर, वेनेजुएला बोलीवर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक डिजिटल भुगतान में भारत की हिस्सेदारी लगभग कितने प्रतिशत है? तो अभी आरबीआई ने एक डाटा जारी किया है अपनी एक रिपोर्ट में, और इस रिपोर्ट में इन्होंने बताया है कि ग्लोबली जितना भी डिजिटल ट्रांजेक्शन हो रहे हैं ना, उसमें अकेले भारत लगभग आधा ट्रांजेक्शन कर रहा है डिजिटल, ठीक है ना। हम लोग यूपीआई का खूब भर भर के इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 48.5% भारत ही केवल डिजिटल ट्रांजेक्शन कर रहा है। पूरे विश्व में अगर 100% ट्रांजेक्शन का अगर बात करें तो 48.5% भारत कर रहा है, लगभग आधा, ठीक है। तो ये आरबीआई ने बताया है, आरबीआई की ये रिपोर्ट है, तो ये इसको महत्व देना होगा। काफी भारी भरकम रिपोर्ट है समझ लीजिए, और बहुत बड़ी बात है भी। यूपीआई ने भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ने पूरी दुनिया में एक रिवॉल्यूशन सा पैदा कर दिया है। बहुत सारे देश इसको अपनाने पर लग गए हैं। अभी तक 15 से ज्यादा देश जो है यूपीआई को अपनाना शुरू कर चुके हैं या फिर अपना चुके हैं। तो ग्लोबली डिजिटल ट्रांजैक्शन में भारत तेजी से वृद्धि कर ही रहा है। 10% की वार्षिक वृद्धि दर है इसकी, और पिछले 7 वर्षों में 50% की वृद्धि देखने को मिली है। और रेमिटेंस में भी बढ़ोतरी देखने को मिलता है इससे। रेमिटेंस भी लोगों को भेजना आसान हो जा रहा है इसकी वजह से। रेमिटेंस आप जानते हो ना, प्रेषण जो मिलता है उसमें भारत अग्रणी है ही। 115.3 बिलियन यूएस डॉलर भारत 2023 में पाया हुआ है प्रेषण, यानी कि रेमिटेंस प्राप्त किया। रेमिटेंस क्या होता है? जिससे भारत के कोई व्यक्ति गए बाहर कमाने तो अपने परिवार वालों को जो पैसा भेजेंगे, डॉलर में भेजेंगे, तो वो होगा रेमिटेंस, ठीक है। अगला, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने आईआईटी दिल्ली में आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल का शुभारंभ किया? तो दोस्तों अभी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने आईआईटी दिल्ली के कैंपस में आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल का शुभारंभ किया है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी। इन्होंने आइडियाज फॉर लाइफ नाम से एक पोर्टल का शुभारंभ किया है। अब इसका उद्देश्य क्या है, किस पर्पज से किया गया है? तो इसका उद्देश्य है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड अगर किसी के पास कोई आइडिया है इसको अच्छे से करने के लिए, जैसे कि जलवायु परिवर्तन को रोका जा सके, क्लाइमेट चेंजेस को रोका जा सके, या ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सके, तो इसके लिए आमंत्रित कर सकें आइडियाज को, आइडिया इनवाइट करने के लिए ये शुरू किया गया आइडियाज फॉर लाइफ, ठीक है। तो लोग जा करके अपना अपना विचार प्रस्तुत करेंगे और सरकारें उस पर काम करेंगी। तो 7 विषय दिए गए हैं जिस पर प्रत्येक विषय पर जो अगर जिसका सबसे बढ़िया विचार लगेगा उसको पुरस्कार भी दिया जाएगा। ओके, चलिए तो ये थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। अगेन एक बार रिमाइंड करा दूं, टेक्स्ट बुक का आज लास्ट दिन है, तो आप ऑफर का फायदा उठाइए, यूज कीजिए कूपन कोड MJT, और जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। इसके अलावा ये कुछ और पोर्टल हैं जिनके साथ मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ। स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ई बुक अगर लेनी है जिसको जिसको, तो ई बुक भैया फटाफट से ले डालो, पढ़ाई स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा समय बचे नहीं है, ठीक है। इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, ई बुक आपको मैं भेज दी जाएगी व्हाट्सएप पर, QR कोड भेज जाएगा, वहां पर पेमेंट करने के बाद। हाफ ईयरली की भी ई बुक अवेलेबल है, इसको भी आप ले सकते हो। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। कल मैंने पूछा था आपसे 28 जुलाई को हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? तो थीम थी इट्स टाइम टू एक्ट। यमन की राजधानी क्या है? तो यमन की राजधानी सना होती है। आज आपको क्या बताना है कि बताइए महाराष्ट्र का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? 10 राज्यों के नए राज्यपाल आए हैं। राज्यपाल और मुख्यमंत्री पर जल्द ही वीडियो आपको मिलेगी। किस मुगल बादशाह की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों की गिरने के कारण हुई? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, आप जरूर आंसर कर पाओगे, मुझे उम्मीद है। तो दोनों क्वेश्चंस के आंसर कीजिए, टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। पीडीएफ आपको MJT ऐप पर मिल जाएगी, और MJT ऐप पर आपको इसकी क्विज भी मिल जाएगी, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।